वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो बीए पार्ट 1 में जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है उसका फर्स्ट पेपर है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। उसका फर्स्ट पेपर है शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो उसकी हमने पिछले वीडियो में उसकी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को कवर कर लिया था। थर्ड यूनिट में भी 3 टॉपिक कवर कर लिए। तो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो कौन से टॉपिक हैं? तो से इकाई थर्ड में है क्या, पहले हम ये जानते हैं। देश में वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य क्या है। मतलब कि देश में जो वर्तमान शैक्षिक सिनेरियो है, परिदृश्य है, दृष्टिकोण है, उसके संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो हमने ज्ञान अर्जन, चरित्र निर्माण, नागरिकता का प्रशिक्षण, इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकीकरण, अंतरराष्ट्रीय अवबोध। तो इन 3 टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भावात्मक एकता के लिए भावात्मक को हम पढ़ते हैं। पहले भावात्मक एकता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटेग्रेशन। भावात्मक एकता का अर्थ उस भावना के विकास से है जो राष्ट्र की विभिन्न जातियों, धर्मों तथा समूहों के लोगों के आपसी भेदभाव को मिटाकर सबको संवेगात्मक रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। मतलब क्या कहा जा रहा है भावनात्मक एकता में, कि भावनात्मक एकता का वो अर्थ है कि भावना उस भावना के विकास से है जो राष्ट्र की विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म है, विभिन्न समूह लोगों का जो आपसी भेदभाव है उसको मिटाकर सबको संवेगात्मक रूप से, संवेगात्मक यानी कॉग्निटिव, इसको हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में। तो जब हम साइकोलॉजी पेपर के बारे में चर्चा करेंगे तो हम इसको विस्तार से जानेंगे। अभी इसको हम ब्रीफ रूप में, संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। मतलब कॉग्निटिव संवेगात्मक को समन्वित करते हुए, बराबर करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। उसके बाद है करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। ऐसी भावात्मक चेतना के विकसित हो जाने से राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर सबको संवेगात्मक रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। ऐसी भावात्मक चेतना जिसको हम विकसित करना चाहते हैं, जिससे राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर संवेगात्मक रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था, हमें प्रांतीयता, सांप्रदायिकता और जातीयता की संकीर्णता से ऊपर उठकर भारतीय नागरिकों के बीच भावात्मक एकता की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि प्रांतीयता और सांप्रदायिकता और जाति की संकीर्ण सोच जो है उससे ऊपर उठकर भारतीय नागरिकों के बीच भावात्मक एकता की स्थापना के लक्ष्य को स्थापना की गई उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम अपनी विभिन्नताओं को रखते हुए भी एक सुदृढ़ एवं सबल भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सकें। यानी कि हर मनुष्य अपने आप में डिफरेंट होता है, उसका पर्सनालिटी डिफरेंट है, उसका सीखने का तरीका डिफरेंट है। तो जब हम मनोविज्ञान में जाएंगे तब इसको समझेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि विभिन्नताओं यानी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को रखते हुए भी एक सुदृढ़, मजबूत और सबल भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सके, ये कहना था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो आगे देखते हैं हम। भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। भावात्मक एकता संभव हो ही नहीं सकती शिक्षा के बिना। जब तक हम शिक्षा को न जानेंगे, हम शिक्षित नहीं होंगे, तो हम भावात्मक रूप से एक कैसे होंगे। अतः भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में एक भावात्मक एकता समिति का गठन किया। तो कह रहे हैं भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यानी सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 1961 में भावात्मक एकता समिति का गठन किया।
समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद ने देश के सभी विघटनकारी प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहा है कि देश में एकता है और यह एकीकृत रहेगा भी, चाहे इसके निवासियों के में कितनी ही विभिन्नताएं क्यों न पाई जाएं। मतलब चाहे इसके उन्होंने विभिन्न घटनाओं को बताया है, विघटनकारी प्रवृत्ति जिससे विघटन हो, अलग हो, तो उस पर विभिन्नताएं हैं, चाहे कितनी भी हों, तब भी निवासियों में कितनी ही विभिन्नताएं क्यों न पाई जाएं, तब भी एकीकृत होकर राष्ट्र रहेगा। ये कहना था डॉक्टर संपूर्णानंद का। तो आगे है, पर आज राष्ट्रीय भावात्मक एकता के लिए जो मांग की गई है वह उन विघटनकारी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए की गई है जो देश की शक्ति को निर्बल बनाना चाहती है। इसमें क्या कहा जा रहा है, आज राष्ट्रीय भावात्मक एकता के लिए जो मांग की गई है वह उन विघटनकारी जो विघ्न डाल रहे हैं या विघटन अलग करना चाहते हैं प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए की गई है जो देश की शक्ति को निर्बल बनाना चाहती है। अब आगे भावात्मक एकता समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट वर्णित है, यानी भावात्मक एकता जो समिति बनाई गई थी 1961 में, उसमें प्रतिवेदन जो उसका है उसमें स्पष्ट वर्णित है, लिखा है कि भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। भावात्मक एकता को यानी इमोशनली हम जब अटैच होंगे किसी से, कॉग्निटिव रूप में जब हमारा डेवलपमेंट होगा, संवेगात्मक रूप में संवेग जो होते हैं हमारे जब एक समान रहेंगे, वैसे तो सबके इंडिविजुअल होते हैं लेकिन संवेग तो एक प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने कहा कि एकता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यह अनुभव किया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना ही नहीं वरन छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना है। उसमें यह अनुभव किया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होना चाहिए वरन छात्र के व्यक्तित्व के सभी, मतलब उसको वृहद एंगल से देखना चाहिए कि उसमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और क्या बोलते हैं नागरिक, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें भावनात्मक एकता के बंधन में बनना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आगे क्या है, यह अनुभव किया गया कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं वरन छात्र के सभी पक्षों का विकास करना है। इसको चाहिए कि छात्रों के दृष्टिकोण को विकसित करे, एकता और राष्ट्रीयता तथा त्याग एवं सहिष्णु की भावना का विकास करे। किस किस के दृष्टिकोण को विकसित करे, छात्रों के, और एकता और राष्ट्रीयता तथा त्याग एवं सहिष्णुता की भावना का विकास करे, जिससे कि संकीर्ण दलगत स्वार्थों को विकास देश हित में समाहित किया जाए। जो संकीर्ण दलगत स्वार्थ हैं, अपने स्वार्थ के लिए जिन्होंने मतलब कि वो आगे समाज में बढ़ रहे हैं कुछ भी गलत काम करके या जैसे भी करके, तो विशाल देश हित में ये समाहित किया जाए। भावात्मक एकता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य तदनुसार अभिव्यक्ति का निर्माण करना होना चाहिए। भावात्मक एकता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसी के अनुसार एटीट्यूड का निर्माण भी होना चाहिए। अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड, जिसको हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। अब है भावात्मक एकता समिति ने नागरिकों में भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए अनेक सुझाव दिए। पाठ्यक्रम की पूर्ण संरचना, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकों में संशोधन, सुझाव, भाषा संबंधी सुझाव, अन्य सुझाव। यानी कि क्या कहा गया, भावात्मक एकता समिति ने नागरिकों में भावात्मक एकता को विकसित करने, जो समिति बनाई गई वो विकसित करने के लिए अनेक सुझाव उसने दिए। क्या सुझाव दिए कि हम अपनी पाठ्यक्रम यानी करिकुलम की पुनर्रचना करें, पुनर्रचना पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कराएं, पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करें, और सुझाव, भाषा संबंधी सुझाव, अन्य सुझाव। यानी कि पुनर्संरचना छात्र के हिसाब से, या टीचर एक शिक्षक है तो शिक्षक के भी हिसाब से, शिक्षक को भी तो शिक्षित होना आवश्यक है। जब वो शिक्षित होगा तभी तो वो बालिकों का सर्वांगीण विकास कर सकेगा। तो यहाँ पर अपनी करिकुलम में हम चेंज लाएं, पुनर्रचना करें, उसको वृहद एंगल से देखें कि किस किस दृष्टिकोण से छात्र का वो मतलब विकास हो सकता है। तो हमको अपनी पाठचर्या ऐसी बनानी है, ऐसा मतलब नियम बनाना है पाठ्यक्रम को
कि करिकुलम में चेंज लाने, परिवर्तन करने, पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करना है, जिस हिसाब मतलब इसलिए कि हम एक भावनात्मक एकता में बन सकें। तो ये तो पहला हो गया, भावनात्मक एकता का उद्देश्य क्या है देश में, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास। अब हम जानेंगे राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा, यानी राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म। राष्ट्रीयता एक ऐसा भाव अथवा शक्ति है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीयता ऐसा भाव अथवा शक्ति है, मतलब जो व्यक्तियों को अपने हितों को त्याग करके राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीयता का अर्थ राज्य के प्रति अपार भक्ति ही नहीं, अपितु इसका अभिप्राय राज्य तथा उसके धर्म, भाषा, इतिहास तथा संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा रखना है। यानी क्या करना है, व्यक्तियों को अपने हितों का त्याग कर राष्ट्र कल्याण को लिए प्रेरित करती है राष्ट्रीयता की शिक्षा। और राष्ट्रीयता का अर्थ राज्य के प्रति अपार भक्ति ही नहीं, अपितु इसका अभिप्राय राज्य तथा उसके धर्म, भाषा, इतिहास तथा संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा रखना है। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति तथा अवनति इस बात पर निर्भर होती है कि उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता का भावना का विकास किस सीमा तक हुआ है। यानी कि प्रत्येक जो नागरिक है उसकी अवनति या उन्नति में प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति तथा अवनति इस बात पर निर्भर कर, राष्ट्र की क्या कर रहे हैं, उन्नति की या तो अवनति, उन्नति आगे बढ़ना, अवनति पीछे आना। तो उन्नति अगर हम सरल शब्दों में समझें तो तभी संभव है जब हम अपने नागरिकों में राष्ट्रीयता का भाव विकसित कर सकें। फिर है अतः राष्ट्रीयता का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीयता शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें किताबों में, टेक्स्ट बुकों में ये पढ़ना चाहिए कि राष्ट्रीयता का जो विकास है वो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, प्रजातियों एवं भाषाओं के कारण आश्चर्यजनक विलक्षणता और विभिन्नता पाई जाती है। यानी भारत में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, जातियां, प्रजातियां हैं, इस विभिन्न भाषाएं हैं अलग अलग के कारण आश्चर्यजनक विभिन्नता पाई जाती है। आश्चर्यजनक विलक्षणताएं भारत में जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। शिक्षा का कार्य है कि इस विभिन्नता को राष्ट्रीय एकता में बाधा न बनने दें। तो शिक्षा का कार्य क्या है कि इस एकता में बाधा बनने न दे, विभिन्नता में। अब है भारत सरकार ने 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ। सबसे पहले गठन किसका हुआ था, राष्ट्रीय जब हम भावना पढ़ रहे थे तो उसका गठन हुआ था, राष्ट्रीय भावना समिति का। तो भारत सरकार में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो 1967 में कि उन्हीं की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने शिक्षा के 3 उद्देश्यों पर बल दिया। सभी बालकों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराया जाए, मतलब जितने भी बालक है देश के विभिन्न पहलू की, भाषा क्या है, समाज क्या है, समाज के हिसाब से क्या है, धर्म क्या है, हम विभिन्न क्यों हैं, सब पढ़ाया जाए। जैसे मनोविज्ञान विषय को पढ़ाया जाए, उनको संस्कृत पढ़ाई जाए, और करिकुलम से, एक्स्ट्रा करिकुलम से हटकर जो एक्टिविटीज़ होती है वो उनको बताया जाए। बालकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में प्रमुख घटनाओं का ज्ञान कराया जाए। यानी बालकों को ये घटनाओं का कैसे ज्ञान करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में कि कैसे हमें स्वतंत्रता मिली, कैसे हमारे देश में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस और बड़े बड़े जितने भी नेता थे वे लड़े, इसके लिए खड़े हुए, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसके लिए किया, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली। भगत सिंह को फांसी हो गई और चंद्रशेखर जी की भी मृत्यु हुई, शहीद हो गए वे। तो इसका ज्ञान हमें होना चाहिए, हमारी बुकों में होना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए बिल्कुल, और शिक्षक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देश की विभिन्न जातियों तथा संप्रदायों में राष्ट्रीय एकता को विकसित करने वाली पढ़ाई लिखाई पर विशेष बल दिया जाए। यानी देश में की विभिन्न जातियां हों चाहे संप्रदाय, राष्ट्रीय एकता के विकसित करने वाली पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब तो 2 टॉपिक हमारे हो गए, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा
और भावात्मक एकता के लिए शिक्षा। अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बोध के लिए शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब प्रत्येक राष्ट्र, विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच अवबोध के लिए शिक्षा, मतलब उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व की महान भावनाओं पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव किस पर आधारित है? विश्व मैत्री, यानी विश्व के सभी देशों में मित्रतापूर्ण संबंध हो, और विश्व बंधुत्व की महान भावनाओं पर आधारित है। मानव मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र पर समान दृष्टि रहे, विश्व भर में राष्ट्रों की पारस्परिक भिन्नता हो, उनमें भाईचारे का नाता हो, समस्त वसुधा कुटुंब के समान प्रतीत हो, यानी समस्त जो वसुधा, उनसे जैसे कहते नहीं हम भारत में अपने यहाँ की वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो ये सोच लेके, ये थिंकिंग लेके हम चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के अर्थ को समझने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उसमें पहली परिभाषा जो है वो है डॉक्टर वाल्टर H.C. लेप्स की। उन्होंने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना इस ओर ध्यान दे कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। यानी क्या कहा उन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पे इस ओर ध्यान दे कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार आलोचनात्मक निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की सब, यानी उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए, फिर हमें समझ के फिर उसको शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करना चाहिए। ऐसे करने के लिए व्यक्ति को इस योग्य होना चाहिए कि वह सब राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों तथा प्रजातियों को इस भूमंडल पर रहने वाले लोगों की समान रूप से महत्वपूर्ण विभिन्नताओं के रूप में निरीक्षण कर सके। यानी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों, प्रजातियों और इस भूमंडल पे यानी पृथ्वी पे जितने भी रहने वाले प्राणी हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जो भी हो, तो लोगों की समान रूप से महत्वपूर्ण विभिन्नताओं, यानी समान रूप से जो विभिन्नताएं महत्वपूर्ण है, जो समान है, सभी में आ रही हैं के रूप में निरीक्षण कर सकें, हम इस योग्य बन सकें। फिर है ओलिवर गोल्ड स्मिथ की परिभाषा। समझते हैं इन्होंने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता क्या भावना है कि जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही नहीं परंतु पूरे विश्व का नागरिक है। आज का युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। आज विश्व बंधुत्व, विश्व मैत्री की भावना जितनी आवश्यक है कदाचित उतनी पहले कभी नहीं थी। पहले का जीवन इतना जटिल नहीं था जितना आज। पहले राष्ट्र की परिधि यानी केंद्र में व्यक्ति जी सकता था, परंतु आज वैज्ञानिक अनुसंधानों और वायुयान, जलयान, रेडियो, बेतार के तार आदि आविष्कारों के कारण सभ्यता का रूप बदल गया है। अब क्या हो गया? वैज्ञानिक साइंटिफिक विज्ञान में इतनी खोज कर ली, इतने अनुसंधान हुए हैं कि वायुयान का निर्माण हुआ, जलयान का हम कैसे यात्रा कर सकते हैं, एक दूसरे से व्यापारिक संबंध रख सकते हैं, नैतिक संबंध रख सकते हैं, रेडियो बेतार के हम विश्व की किसी भी देश से न्यूज़ को सुन सकते हैं, समाचार को, आदि आविष्कारों के कारण सभ्यता का रूप बदल गया है। युग की परिस्थितियां भी बदल गई। आज राष्ट्र में घटने वाली घटना संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती हैं। और क्या लिखा है कि आज राष्ट्र परिस्थितियां, युग की परिस्थितियां बदल गई हैं। आज रात में घटने वाली घटना संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे पूरे विश्व में क्या घटना चल रही है उसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। विश्व के किसी कोने में होने वाला युद्ध दूर दूर तक देशों में संकट उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उनके बीच में, तो क्या है, सप्लाई बंद हो गई है पेट्रोलियम की या अनाज की, तो लोग देश की अर्थव्यवस्था उससे वो हो रही है ना, क्या बोलते हैं, देश की अर्थव्यवस्था उससे संबंधित हो रही है, वो संबंध रख रहा है, देश की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो रही है, अगर हम ये कहें सही शब्दों में। तो इसका एक उदाहरण KG
सैयदेन ने इस प्रकार दिया है। युद्ध यूरोप में आरंभ होता है और बंगाल में 3 लाख व्यक्ति अकाल में मर जाते हैं। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, अपने साधारण कारणों से पृथक हो जाते हैं जो जीवन को सुखी और रोचक और आकर्षक बनाते हैं। सैयद सेन ने जो कुछ लिखा है वह इस बात को सिद्ध करता है कि आज का युग अंतर्राष्ट्रीय युग है। अतः अंतर्राष्ट्रीय बोध शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बोध जागृत करने का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। इस विषय में दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, शिक्षा शास्त्री सभी एक मत हैं। तो क्या होना चाहिए कि सैयदेन ने जो कुछ लिखा वह इस बात को सिद्ध करता है कि आज का युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। उपयुक्त कथन की पुष्टि करते हुए यूनेस्को द्वारा प्रकाशित पुस्तक टुगेदर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग में लिखा गया, शिक्षालय आसपास की संस्कृति में निहित सर्वोत्तम तत्वों को व्यक्त कर सकते हैं और साधारणतः करते भी हैं। वे सत्य, ईमानदारी और निष्पक्षता समाज के समान स्तर के ऊंचे होने चाहिए। साधारणतः होते भी हैं। वे लोगों के मानदंड और मूल्यों को काफी ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। शिक्षालय आसपास की संस्कृति में निहित सर्वोत्तम तत्वों को व्यक्त करते हैं, ये यूनेस्को ने कहा है। और कहा समान स्तर के ऊंचे होने चाहिए और साधारणतः होते भी हैं। उन लोगों के मानदंडों और मूल्यों को काफ़ी ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोध के विकास से विश्व के सभी राष्ट्र परस्पर और मिलजुल कर काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बोध के विकास के लिए शिक्षा को अग्र सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बोध के विकास के लिए क्या क्या अपनाना पड़ेगा? 7 टॉपिक हेडिंग्स हैं। पहला है मानवीय एकता एवं विश्व भ्रातृत्व का सिद्धांत, दूसरा सहजीवन का सिद्धांत, तीसरा विश्व शांति एवं पंचशील का सिद्धांत, चौथा अंतर संस्कृति के प्रसार का सिद्धांत, विश्व नागरिक का सिद्धांत, अध्यात्मवादी का सिद्धांत, सातवां विश्वव्यापी संस्थाओं के निर्माण का सिद्धांत। वास्तव में शिक्षा ही विश्व शांति का आधार है। इसके अभिमानवीकरण की आवश्यकता है। विश्व बंधुत्व दृष्टि में रखकर परिवर्तन लाए जाएं तभी वास्तविक सफलता मिलेगी। यानी विश्व बंधुत्व को अगर दृष्टि में रखें, हम परिवर्तन लाएं अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या सामाजिक प्रक्रिया में, तभी वास्तविक सफलता मिलेगी। तो ये था आज का हमारा तीनों टॉपिक जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जो था कि देश के वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकीकरण भी हमने पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय बोध भी हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।